वेलकम टू दिस थर्ड वीडियो ऑफ चैप्टर न्यूक्लियाई। अब लास्टली जब हमने पढ़ा था तो हमने बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करे थे और वहाँ पे देखा था कि किस तरीके से किसी रिएक्शन के या किसी न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब आज इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा है तो रिएक्शन जैसा ही, बट इन जनरल आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री का लॉजिक भी यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। तो जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि जब दो छोटे न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ होके अपना बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाने के लिए एक बड़े न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करते हैं तो उसे बोलते हैं फ्यूजन। तो देखिए, इसी तरीके से यहाँ पे डायरेक्टली मैंने आंसर्स को भी मार्किंग स्कीम वाले लिखा हुआ है, तो आप यहीं से देख सकते हैं कि न्यूक्लियर फिजन में एक बड़ा दो छोटे में टूटता है, वेयर एज इन फ्यूजन में दो छोटे एक में जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन फ्यूजन लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों ही केस में एनर्जी रिलीज होती है। ये हमने वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में भी पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो डायरेक्ट ही सॉल्यूशन लिखना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, प्लूटोनियम जो है न्यूक्लियाई वो दे रखा है आपको। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे यूरेनियम अपना न्यूक्लियाई डिके करता है। इसमें आपको बताना है कितने मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होगी अगर 1 ग्राम प्योर प्लूटोनियम इस्तेमाल होगा या फिजन में जाएगा। अब फिजन में जाने का मतलब है ये दो में टूटता होगा। अब हमें या तो रिएक्शन पता हो, तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। द एवरेज एनर्जी रिलीज बतानी है, मतलब बताई हुई है आपको कि 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो देखिए, क्वेश्चन में रिएक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधी सीधी है कि अगर 1 ग्राम में कितनी एनर्जी रिलीज होगी अगर एवरेज एनर्जी रिलीज होती है पर फिजन में 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो, एक न्यूक्लियाई, एक फिजन का मतलब है एक न्यूक्लियाई जब फिजन करता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि 1 ग्राम में कितने न्यूक्लियाई थे। तो देखिए, वही केमिस्ट्री वाला सिंपल लॉजिक कि 1 ग्राम में कितने प्लूटोनियम होंगे ये जानने के लिए आपको पता चलेगा कि इसका जो मास नंबर हम बोलते हैं तो 239 ग्राम, ठीक है। होपफुली आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 239 ग्राम अगर होगा मोलर मास तो उसके अंदर आपके जो एटम या एटम नहीं, हाँ न्यूक्लियाई नहीं बोलेंगे, वो इतने होंगे, ठीक है, या एटम ही बोलेंगे फिर, क्योंकि न्यूक्लियाई पर एटम एक न्यूक्लियाई होगा। और यहाँ से 1 ग्राम का आपको अमाउंट पता चल जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 239, ठीक है। तो सॉल्व यहाँ नहीं करेंगे, सॉल्व डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे पहली चीज़ कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेटिव लेवल पे आपको ये देखना पड़ेगा। वंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि एटम कितने होंगे, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि हर फिजन के अकॉर्डिंग 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, तो उसी हिसाब से अगर इतने हैं तो इतने मल्टीप्लाई बाय 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आप फाइनल सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन वैसा ही था पहले जैसा ही, लेकिन अब थोड़ा सा मतलब लेवल अलग था। यूजुअली जैसे मैंने बताया आपको, पहले हमने देखे थे रिएक्शन बेस्ड थे कि एक रिएक्शन दे रखी है, आप मास डिफेक्ट चेक करते हैं दोनों तरफ का और फिर उसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं 931.5 मल्टीप्लाई करके। बट यहाँ पे एक रिएक्शन के थ्रू या एक मतलब आपको न्यूक्लियाई के बारे में बता के फिर आपसे ही पूछा था। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ के उसका सॉल्यूशन निकालना आसान होता है। देखिए, ऐसे ही अब हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जो लास्ट पार्ट है इसका, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो पेपर में न्यूक्लियर फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यूक्लियर फोर्स आपस में कैसे इंटरेक्ट, मतलब क्या इंटरेक्शन है इसका, साथ ही साथ इसका एक डायग्राम जो आपके सामने बना हुआ है, यह है 2 न्यूक्लियॉन्स का, जिसमें प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन दोनों के लिए पॉसिबल है, उनके बीच और सेपरेशन और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ है। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन के बीच में ग्राफ है, और इस ग्राफ का एक स्पेशल मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू ये बनता है, जो कि अगर मैथ के लेवल में बोलूँ तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन होती है, y इजिकल टू माइनस ax³ और यहाँ पे प्लस bx², ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन होती है, बट ये हमारा अभी का मतलब डोमेन नहीं है पढ़ने का। अभी हमने इस ग्राफ को स्टडी करना है। इस ग्राफ के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए, यहाँ पे 0 वाली लाइन है और ये -100 और +100 तक जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो न्यूक्लियॉन के बीच की सेपरेशन को देखते हुए क्या एनर्जी में डिफरेंसेस आ रहे थे, ये एनर्जी की वेरिएशन क्या थी, उसके ऊपर बात करी गई है। तो सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसे ड्रॉ करने के लिए, वो स्पेसिफिक लिखा होगा, ड्रॉ द पोटेंशियल एनर्जी कर्व वर्सेस सेपरेशन बिटवीन 2 न्यूक्लियॉन्स, तो आप बनाएंगे। बाद में
जो इससे रिलेटेड आता है कि न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज, तो ये आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्स एक अलग कैटेगरी की फोर्स है जिसे हम स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बोलते हैं। उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन की जाए, जैसे मान लीजिए एक प्रोटॉन मैं ले रहा हूँ, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी यानी कोलम्बियन फोर्स जो बोलते हैं, उसके मुकाबले ये जो होगी आपकी 100 गुना मोर पावरफुल होगी, यानी 100 टाइम्स, यानी जो भी वैल्यू इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की आएगी उसके मुकाबले 100 गुना आएगी। फिर यहाँ पर इनके मास भी हैं। अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे इनके बीच में जो होगी, कंपेयर करेंगे न्यूक्लियर फोर्स से, तो 10 की पावर 38 टाइम्स आएगी। यानी ये जस्टिफाई करता है कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू जो भी फोर्सेज आप पहले से जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली सैचुरेटेड नेचर, देखिए सैचुरेटेड नेचर हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व में भी देखा था कि जैसे जैसे न्यूक्लियॉन्स बढ़ते जाते हैं, जो बाइंडिंग एनर्जी का कर्व है वो कांस्टेंट हो जाता था, जैसे 30 से लेके 170 के बीच में। यहाँ भी हमारे पास वो ग्राफ है, एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पढ़ते वहाँ पे भी हैं और न्यूक्लियर फोर्स में आपको यहाँ भी क्वेश्चन आता है, तो वो देखो ये कंसिस्टेंसी है ना इस लाइन में 30 से लेके 170, तो ये भी यहाँ पे भी पूछा जाता है। यानी शॉर्ट रेंज होती है, सैचुरेटेड हो जाती हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप कर्व में ध्यान से देखोगे तो जब तक डिस्टेंस यानी दो न्यूक्लियॉन्स की सेपरेशन, ये फेम्टोमीटर होता है, फेम्टोमीटर होता है 10 की पावर -15 मीटर। जब तक न्यूक्लियॉन्स आपस में, देखिए कुछ फेम्टोमीटर हैं, ये लाइन जीरो वाली लाइन को ही टच करती हुई जा रही है, यानी बहुत फेम्टोमीटर एक तो इतना कम है, अगर आप फिर भी 2 के आसपास भी हैं तो भी नियरली कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं डेवलप हो रही है, यानी कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, दैट्स वाई देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आप एक रेंज, जैसे आप आए 1 के आसपास, तो आप देख रहे हैं ये पोटेंशियल एनर्जी आपको बनती हुई दिख रही है नेगेटिव रीजन में, ठीक है। यानी यहाँ तक, यहाँ से शुरू हुआ अट्रैक्शन, दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन। लेकिन अगर आप और पास चले गए तो पहली चीज़ तो ये कॉन्स्टेंसी बता दी, और ये देखिए पॉइंट लिखा है सैचुरेटेड, न्यूक्लियर फोर्स बिल्कुल जीरो को अप्रोच कर लेती है अगर डिस्टेंस कुछ फेम्टोमीटर ही हो। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं, एंड वी नो कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का एक स्टैंडर्ड रिलेशन है कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर यही रीजन है कि आप जरा सा भी दूर जाते हैं तो आपको इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं देखने को मिलता, ठीक है। इसके बाद हम इसी ग्राफ को दोबारा आगे कंटिन्यू करते हैं। नेचर चेंज करने की बात, यानी जब आप ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है, देखो इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, 0.8 फेम्टोमीटर है ये, यहाँ पे ये कर्व टर्न लेता है। अगर आप 0.8 से थोड़ा सा आगे हैं, और बहुत आगे नहीं है, मतलब 2 फेम्टोमीटर तक नहीं पहुंचे, 0.8 से जरा सा आगे हैं इनकी गैप, तो इस वक्त पर इनका अट्रैक्टिव नेचर है, यानी जब R ग्रेटर देन R0 है, लेकिन ध्यान रखना बहुत बड़ा नहीं होगा, तब के केस में अट्रैक्टिव नेचर है। लेकिन आप और पास आ गए सेपरेशन को, तो देखिए आप ये कर्व अब एनर्जी पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही है, ये रिपल्सिव नेचर को जस्टिफाई करती है। अगेन ये सब जस्टिफाई होता है इसी फॉर्मूले से, F = -du/dx या du/dr बोलेंगे है केस में। देखो जब तक कर्व यहाँ पर है, मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, वैसे तो सिंपल लर्न करना ही ज़्यादा अच्छा है, कि इस रीजन में है, जब आप 0.8 से थोड़ा आगे हैं गैप में तो अट्रैक्टिव नेचर है, और जब आप इससे भी इधर चले गए तो रिपल्सिव नेचर। लेकिन ये जस्टिफाई होता है, देखिए du/dx रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ दिस कर्व। अब ये स्लोप यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आया, ठीक है। अब यहाँ से ये फोर्स बन जाएगी आपकी अट्रैक्टिव, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आएगा तो अगेन ये फोर्स का लेवल पॉजिटिव बन जाएगा, तो बन जाएगी रिपल्सिव फोर्स। तो स्लोप के कंसेप्ट से भी आप समझ सकते हैं, बट इन रियलिटी मेमोराइज करने के लिए ही इस क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में ऐसे ही सीधा डायरेक्ट पूछते हैं तो कोई लॉजिक नहीं पूछता। और जो इससे अलग खास बातें, यानी ये आपसे पूछे जाएंगे एनी 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो देखिए ये होती है स्पिन इंडिपेंडेंट, यानी यहाँ पे कोई स्पिन वाला लॉजिक नहीं है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो नहीं करती, जैसे कूलम्स लॉ में आप देखते हैं Q1 Q2/1/r² फॉर्मूला वेरी करता है। तो सिमिलरली ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, लाइक ग्रेविटेशन सेंट्रल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। सेंट्रल फोर्स के वैसे तो और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों फोर्सेज में थे, बट यहाँ पे वो भी नहीं है। यानी कि स्पिन इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज से कोई मतलब नहीं है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट आपको यहाँ बता दिए गए हैं। ग्राफ याद रखना है, 100 प्लस 100 माइनस एंड देन 0.8 पे कर्व। अब देखिए इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, दो कैरेक्टरिस्टिक्स, वही चार्ज इंडिपेंडेंट, स्पिन इंडिपेंडेंट,
जो आपको अच्छा लगे, चेंजेस इट्स नेचर, 0.r इज ग्रेटर देन आर नॉट तो ये रिपल्सिव है, आर ग्रेट लेस देन आर नॉट तो ये तब आर ग्रेटर है तब अट्रैक्टिव है, और लेस देन है तो रिपल्सिव है। तो ये ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी कर्व को देखो ड्रॉ करने के लिए, यानी एक ही क्वेश्चन में जितना अब तक पढ़ा है उसके बारे में यहाँ पे सब पूछा गया है। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन डेट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस प्लॉट, तो ये हमने इसी प्लॉट के थ्रू ही ये सारे कंक्लूजन बताए हैं, तो ये जरूर ध्यान रखने हैं। अब देखिए ऐसे ही एक क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आई थिंक एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसका जो मार्किंग स्कीम में सॉल्यूशन है, यानी किस पार्ट को लिखने पे कितने नंबर मिलेंगे, वो भी यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स, तो अभी आपको पढ़ाया था। सैचुरेटेड नेचर, अट्रैक्टिव कब होती है, जब आप आर नॉट से बड़े हैं, और रिपल्सिव जब आप पास पहुंच गए, यानी आर नॉट से भी और कम डिस्टेंस हो गया है। नेचर ऑफ चार्ज और ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा है। तो अब ये डिपेंडिंग अपॉन द कितनी वैल्यू है क्वेश्चन के, अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे 2 पार्ट में है तो 1.5 नंबर के हैं, तो 1.5 नंबर उसको लिखने के हो गए। तो कोशिश करिए, जैसे यहाँ पे बोला एनी 3, तो टीचर 3 तो ढूंढेगा ही, लेकिन आप फिर भी आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, तो आप 4 लिख दो, जितने ज़्यादा हो सके लिखो, क्योंकि छोटे छोटे लिखने हैं। सैचुरेटेड, चार्ज इंडिपेंडेंट, स्पिन इंडिपेंडेंट, सब वैलिड है। अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। देखो आपसे बोला गया है ये 2 न्यूक्लियाई हैं, 8x4 और 5y3, बोल रखा है इसमें कौन सा स्टेबल है और वाई। अब देखो इसके लिए न्यूक्लियाई की बहुत सारी थ्योरीज और मॉडल हैं, शेल मॉडल, ठीक है, न्यूमैन गिलमैन मॉडल एक होता था, बट हमारे कोर्स में ऐसा नहीं है, इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो हम टोटली रिलाई करते हैं इसी तरीके के क्वेश्चंस पे, क्योंकि हम कितना डेप्थ में पढ़ें ये हम नहीं जानते। इसीलिए इस क्वेश्चन, ये खास करके क्वेश्चन देखिए 2024 का ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको मेमोराइज जरूर करें कि जब भी इस तरह क्वेश्चन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैलकुलेट करेंगे कि कौन से न्यूक्लियाई में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जैसा हम जानते हैं ऊपर वाला नंबर होता है ये मास नंबर है, जो कि रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो देखिए यहाँ पे प्रोटॉन 4, न्यूट्रॉन भी 4 हो जाएंगे। यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे, देखिए ये मास नंबर जो होता है, सॉरी इसके अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, और एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और ये वाला नंबर प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ पे प्रोटॉन 3 लिख दिया, न्यूट्रॉन 2 हो गया, क्योंकि 3 + 2 मिलके 5 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार इसे ऐसे हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको विजिबल रहे। वंस आपको ये पता चल गया, देन आप फाइंड करेंगे रेशो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन का। अब देखिए चेक करिए, पहले वाले केस के लिए रेशो 1 आ रहा है और दूसरे वाले केस के लिए 2/3 आ रहा है। तो जिसका भी ये रेशो बड़ा होगा, ठीक है, वो उतना ही स्टेबल होगा। तो देखो ये लिखा है रेशो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मोर इन, ये 1 है, 1 बड़ा होता है 2/3 से, ठीक है, 2/3 लगभग आपका 1 से छोटा हो गया, लगभग क्या एक्चुअली में सही है कि ये 0.67 ऐसे के आसपास पहुंचा। तो ध्यान ये रखना है कि रेशोज को आपने कैलकुलेट करना है, न्यूट्रॉन ऊपर आएगा, प्रोटॉन नीचे आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन, तो उससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इसमें से ज़्यादा स्टेबल है। तो जैसे ही आपको ये पता चले कि रेशोज में क्या डिफरेंस है, रेशो जिसका ज़्यादा वो स्टेबिलिटी की तरफ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द काइंड है, यानी मैंने भी जो है ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं देखे थे इससे पहले, ठीक है, हो सकता है पहले का भी है, लेकिन जहाँ तक मैं 2008 से पेपर्स को देख रहा हूँ मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा था। अब देखिए लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया था, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस जो आपका कर्व था डिस्टेंस का, वो कुछ ऐसा ज़्यादा था, यहाँ 0 और ये -100। तो मैंने आपको बोला था बेटा एक बात कि ये ऐसे याद रखना, ये वाला पॉइंट 0.8 फेमटोमीटर। देखो MCQ में डायरेक्ट आया, कौन से में मिनिमम होती है कौन से पॉइंट पर, तो सीधा जवाब 0.8 फेमटोमीटर। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपने देखे। यहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स वाला है इसमें से बेसिक सवाल है, यानी उस ग्राफ के ऊपर, उस जो कर्व प्लॉट था उसके ऊपर, देन ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट इसी पे आपको बताते हैं। अब देखिए एक नज़र हम मारते हैं पुराने जितने भी सवाल हैं, ताकि कुछ ऐसा ना हो जो छूट गया हो। देखो ये 2015 के सवाल है, बस मैं एक हिंट देने के लिए यहाँ पर रखे हैं कि अगेन एक रिएक्शंस है, आपको एटॉमिक या इनके मास दे रखे हैं सबके, आपसे फिर बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशंस भी मैंने यहाँ लगा रखे हैं, वही लॉजिक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास डिफरेंस कैलकुलेट करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 931.5 से, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। नहीं एडिशन के क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी अलग होगा वो पीछे देखिए दोबारा, ये
रेडियस आपको दे रखा है और आपसे बोल रखा है कि न्यूक्लियर जो मास डेंसिटी है इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है, तो हमने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, पहले भी ऐसे ही आते थे। फिर देखिए बाइंडिंग एनर्जी का ऐसा कर्व, अब ये वाला पार्ट तो नहीं आता जो डीके से रिलेटेड होता है, लेकिन ऐसा रफ डायग्राम दे देंगे बाइंडिंग एनर्जी को और आपको बताएंगे इनमें से कौन सा फ्यूजन और फ्यूजन करेगा। तो आपको पता है ए और बी फ्यूजन करेंगे बिकॉज छोटे न्यूक्लियाई हैं, और ई और कह लो डी ये फिजन कर सकते हैं। तो आप जैसा रेलिवेंस रखें, ई को आप बोल दें फिजन करेगा, मतलब ग्राफ वही है जो आप पढ़ते हैं बट एक जनरलाइज करके उसे बनाया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिनमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। अब और क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पे देखिए जो मेन है मेरा, इसके लिए मैंने ये शीट आपके लिए खोली है। सारे क्वेश्चन वही हैं जो रिपीट हुए हैं, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जवाब, ये सेम ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो होती है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उसमें भी है, तो आपने ध्यान रखना है। मैं इसमें यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स जो होंगे इस चैप्टर के उसे जब देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो एनसीईआरटी इस क्वेश्चन के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स जो हैं वो जरूर कर लें। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी भी रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो वो आपके बैलेंस रहते हैं, यानी इधर चेक करेंगे किसी भी रिएक्शन में, जो भी आपने न्यूक्लियर रिएक्शन देखी है अभी दिखा भी दूंगा मैं आपको, वो बैलेंस रहते हैं। फिर कह रहे हैं एनर्जी कहाँ से आ रही है, यानी आप बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं ना निकाल के कि आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो सब सेम है, तो फिर ये बाइंडिंग एनर्जी का क्या लॉजिक, मतलब एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो देखिए जवाब क्या है कि अगर आप किसी भी रिएक्शन जब तक आपने पढ़ी चेक करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन कंजर्व्ड है, यानी जितने इधर हैं उतने इधर हैं। लेकिन ये जो चीज़ कंजर्व नहीं है जिससे बाइंडिंग एनर्जी आ रही है, यानी अगर हम इसे केमिस्ट्री वाले लॉजिक से देखते हैं तो हमें लगेगा कि हाँ भाई कहाँ से आ रही है एनर्जी, लेकिन अगर हम इसे जनरल न्यूक्लियर फिजिक्स के लॉजिक से देखें तो जो रिएक्टेंट्स होंगे उनकी जब आप इंडिविजुअल बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे वो डिफरेंट होगी, और उसी बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस है वही एनर्जी में रिलीज होता है। इन वैसे देखने में सरफेस लेवल पे आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऑन द लेफ्ट साइड, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो राइट साइड में होंगे उनके जैसा ही लगेगा। तो यहाँ पे लिखा भी देखो, सिंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर आर कंजर्व्ड टोटल रेस्ट मास जो इस तरफ होता है। अब देखिए रेस्ट मास का क्या कंसेप्ट है कि इस तरफ तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट रुके हुए हैं, जब बाहर में रिएक्शन फॉर्म हुई तो वो भाग रहे हैं, तो वो बहुत तेज गति से भागते हैं, वेलोसिटी से भागते हैं, तो वहाँ पे रेस्ट मास नहीं लगता, वहाँ पे मास भी इंक्रीज हो जाता है, तो वो अलग कंसेप्ट है, रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट है। बट इस तरफ तो आप सेम देखेंगे, लेकिन जो मेन जवाब है बाइंडिंग एनर्जी दोनों तरफ सेम नहीं होगी, और यही डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी में बन के रिलीज होता है। तो ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अब आप देखो किसी भी रिएक्शन को अगर मैं चेक कराऊँ, आप यहाँ देखिए जैसे ये रिएक्शन है 2,1H, तो यहाँ पे दो जैसे यहाँ पे हो गया एक प्रोटॉन, यहाँ एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन है, तो यहाँ पे भी देखिए दो ही प्रोटॉन है, इस तरफ कुछ नहीं बन रहा, ठीक है। न्यूट्रॉन के पास कोई प्रोटॉन नहीं होता तो बैलेंस है। ऊपर देखिए अगर एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, यहाँ पे दो न्यूट्रॉन है तो तीन न्यूट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, एक मिनट मैं इसे चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एक प्रोटॉन है, अगर ऐसे मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे अगर एक प्रोटॉन है, Z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे हो गया आपका एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन। सिमिलरली यहाँ पे भी एक प्रोटॉन है, तो यहाँ पे एक प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन हो गए, है ना। अब यहाँ पे टोटल न्यूट्रॉन तीन हो गए। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो इसके पास दो प्रोटॉन है तो दो न्यूट्रॉन हो गए, और एक न्यूट्रॉन तो यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे आप चेक करो दो प्लस एक तीन, और यहाँ पे भी एक प्लस दो तीन। तो यही था उस क्वेश्चन, मतलब कि सारे अगर आप देखें कंजर्व्ड है, फिर भी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो रिलीज हो रही है एट द कॉस्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा, और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था। इसमें हमने सारे क्वेश्चंस भी कवर कर दिए हैं, थ्योरीज भी कवर कर दी हैं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।